manufacturing industry. To convert the raw material in valuable item is known as manufacturing. जब हम raw material को valuable item में convert कर देते हैं तो वो manufacturing कहलाता है. उसका benefit क्या होगा? Industrial production increase होता है, economic development होता है, foreign exchange increase होगा, employment जो opportunities हैं वो increase होंगी, earnings बढ़ेंगी. ये importance थी जो हमने कल की थी. ठीक है. अगर क्वेश्चन आ जाता why there is a need to develop secondary sector और increase industrial development, तो भी आप सेम पॉइंट्स ही लिखेंगे क्योंकि ये टर्म 2 का चैप्टर है और वो पेपर हमारा सब्जेक्टिव होगा. ठीक है. पहला हमने किया कि मीनिंग क्या है. देन नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन. कोई भी इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होती है. और इसमें एक और टर्म है आपकी 1 मार्कर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज. ये 1 मार्कर आता है हमारा. व्हाट इज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? देखिए बेटा, क्या आपको अपने हरियाणा में कहीं पर भी हैवी स्टील इंडस्ट्री का कोई प्लांट पता है? व्हाई? क्योंकि यस, इंडस्ट्रीज वही एस्टैब्लिश होती हैं जहां पर उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है. ठीक है. अगर हम बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, वो बेसिकली हमारे प्लेटो रीजन में है. झारखंड, छत्तीसगढ़, छोटानागपुर, ये हमारा प्लेटो रीजन है और यहीं पर हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज हैं. कारण रॉ मटेरियल अवेलेबल है. दूसरा, इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बल्की और हेवी होता है, भारी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होती है. इसीलिए भी ये इंडस्ट्रीज जो है वहीं डेवलप होती है जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है. इंडस्ट्रियल लोकेशन वहां होगी जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है. देन रॉ मटेरियल के अलावा जहां पर इंडस्ट्रीज हैं वहीं पर ही क्या होगा, उसकी मार्केट भी डेवलप होगी. क्योंकि आसानी से अगर एक इंडस्ट्री डेवलप हुई है, उसके पैरेलल जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उसके साथ, चाहे वो छोटे स्केल पे है चाहे बड़े स्केल पे, वो वहीं पर ही एस्टैब्लिश हो जाएंगे धीरे धीरे. इस तरह से एक मार्केट वहां डेवलप हो जाएगा उस पर्टिकुलर आइटम्स का, उस पर्टिकुलर गुड्स का. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे हरियाणा के अंदर रोहतक शहर में ही हमारे यहाँ नट बोल्ट की 500 से या 1000 के आसपास यूनिट्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के नट्स और बोल्ट्स बनते हैं. और ये भी कहा जाता है, ये इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज ये कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें यहाँ के बनाए गए नट्स का इस्तेमाल ना हो. ऐसे ही रेवाड़ी रीजन जो है हमारा, वहाँ पर हमारी कॉपर इंडस्ट्री है या वायरिंग की इंडस्ट्री है और उन तारों का इस्तेमाल नासा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है स्पेस के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वहाँ पर उसमें. ऐसे ही अगर हम बात करें यूपी के अंदर, वहाँ पर हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं. तो जब कोई भी इंडस्ट्री जहाँ एस्टैब्लिश होती है उसकी वजह से वहाँ मार्केट डेवलप होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ का डेवलप होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होगा. और जब एक इंडस्ट्री की वजह से उसके साथ जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो वो सारा एरिया क्या बन जाता है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज. जैसे जहाँ पर आयरन और स्टील, आयरन अवेलेबल है, आयरन ऑर्स है, वहाँ आसपास में ही कोयला भी अवेलेबल है, वहाँ पर हमारा आयरन प्लांट लगा, आयरन और स्टील प्लांट एस्टैब्लिश. आयरन और स्टील प्लांट के बाद जो हैवी मशीनरीज होती हैं वो बनाने का प्लांट भी हमारा वहीं एस्टैब्लिश हो गया. ठीक है. उसके अलावा जो भी अदर चीजें बनती है आयरन और स्टील से, उनका भी प्लांट हमारा उसी एरिया में से एस्टैब्लिश हुआ. धीरे धीरे वहां पर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी बन गई, यानी कि वहां पर एक इंडस्ट्री जोन बन गया पूरा का पूरा. अगर हम साउथ की बात करें तो बेसिकली आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी बेंगलोर या हैदराबाद में है. क्यों? क्योंकि मोस्टली आईटी सेक्टर फर्म्स जो है वो वही है, एमएनसीज वही है. सॉफ्टवेयर अगर आप इंडिया से हैं और वर्ल्ड में कहीं पर भी जा रहे हैं ना, और कोई अगर आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं और अगर आपका जवाब ये हो कि मैं इंडिया से हूँ, तो पूछे इंडिया में कहाँ से, इफ यू विल रिप्लाई बेंगलोर और हैदराबाद, तो वो अपने आप इंस्टेंटली जवाब देगा, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आपको बताने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि अगर इंडिया में भी किसी अदर पार्ट से आप बिलोंग करते हैं और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आप कहाँ पर अवेलेबल होंगे, बेंगलोर या हैदराबाद में अवेलेबल होंगे.
क्योंकि इंडस्ट्रीज लेबर है। इसका मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशन वहां होती है जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है आसानी से। फिर रॉ मटेरियल के साथ साथ वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होने के बाद वहां पर मार्केट डेवलप हो जाएगी। चीप लेबर फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे नागपुर ये रीजन के अंदर, इसलिए भी हमारी इंडस्ट्रीज जो है वहां पर है। और अल्टीमेटली ये एक इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा जिसे हम एग्रोमेशन इकोनॉमीज, ठीक है। वन मार्कर आता है हमारा कि एग्रोमेशन इकोनॉमीज क्या है। दूसरा आता है मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। व्हाई? बिकॉज ऑफ, अगर वन मार्कर में आता है तो रॉ मटेरियल लिखेंगे, अगर सी मार्कर में आता है लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, जिस एरिया में जो काम होता है उस एरिया में उससे रिलेटेड लेबर भी आपको इजीली अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मथुरा वृंदावन जाएं तो वहां पर स्वीट्स बहुत बढ़िया मिलती हैं, मिठाइयाँ। तो वैसी मिठाइयाँ हमारे हरियाणा में या रोहतक शहर के अंदर नहीं मिलती हैं। वो कारीगर कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेंगे। फूलों की डेकोरेशन वहाँ बहुत अच्छी होती है मंदिर के अंदर, तो वो सजावट करने वाले भी कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद के अंदर पीतल के बर्तन बहुत बढ़िया मिलते हैं, तो वो कारीगर जो पीतल का काम करते हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो उसी एरिया में मिलेंगे। पानीपत के अंदर कारपेट्स का काम बहुत अच्छा होता है, तो उसकी मार्केट वही है। पंजाब में लुधियाना के अंदर आपको हौजरी चाहिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, तो हम पंजाब के अंदर जाएंगे लुधियाना में, ना कि रोहतक में मार्का मारेंगे कि यहाँ पर हमें अवेलेबल हो जाए। तो जो रॉ मटेरियल जिस एरिया में मिलता है उस चीज की मार्केट भी वहां पर डेवलप हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ये ग्राफ आप याद कर लीजिएगा, ये पैटर्न याद कर लीजिएगा तो उससे आपको आसान रहेगा याद करने में। देन नेक्स्ट है बेटा classification of industries. Industries are classified on different basis. First on the basis of raw material. जैसे रिसोर्सेज में क्या था, हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, origin, on the basis of yes status and ownership. ऐसे ही resources are classified on different basis. First of all raw material. रॉ मटेरियल के बेस पे दो तरह से हमने इसको इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया है। पहला एग्रो बेस्ड और दूसरा मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जहां से रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता हो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और जो मिनरल का इस्तेमाल करती हूँ एज अ रॉ मटेरियल वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, स्मॉल स्केल बेसिक इंडस्ट्रीज वो जो मशीनें बनाती हैं, और दूसरी वो जो कंज्यूमरेबल गुड्स को बनाती हैं। दो तरह की इंडस्ट्रीज हैं इस हिसाब से भी। पहला वो जहां पर मशीन्स बनती हैं ताकि फर्दर और प्रोडक्शन हो सके, और दूसरा वो जहां पर कंज्यूमरेबल आइटम्स बनती हैं कि चीजें बनी हो, जैसे कि ब्रेड, बेकरी, बिस्किट्स और अदर थिंग्स जिसका इस्तेमाल हम डेली रूटीन में करते हैं। On the basis of capital investment, small scale and large scale, वो जो कम पैसे से स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मली इंडिया में हम 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होने वाली इंडस्ट्री को 10 करोड़ से स्टार्ट होने वाली इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल में रखते हैं, और इससे ज्यादा बढ़ती जाएंगी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 5 लाख तक की जो इंडस्ट्री होती थी वो स्मॉल स्केल के अंदर आती थी, लेकिन अब ये क्राइटेरिया इंक्रीज करने लगे क्योंकि अर्निंग्स इंक्रीज हो गई है। तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, इस तरह से हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑन जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये रियलाइज किया गया कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां इन्वेस्ट करता है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, और उस समय तो देश में मार्केट थी ही नहीं, गरीबी इतनी ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार को खुद ही पैसा खर्च करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। वी आर नॉट फीलिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज डेवलप की गई और फिर उनको कैटेगराइज किया गया महारत्न, नवरत्न, इस तरीके से। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें केवल 3 इंडस्ट्रीज हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बाकी सभी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है मोस्ट प्रोबेबली। और इसमें जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एक तो रेलवे पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल इंडियन रेलवे, दूसरा
एटॉमिक एनर्जी, ये भी पब्लिक सेक्टर के अंदर है। और तीसरा डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये भी पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। बेसिकली ये तीन मोस्ट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। कोई भी एग्जांपल बताएं। रिलायंस, टाटा, बजाज। गुड, यानी कि क्लियर हो गया पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस। नेक्स्ट, ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए और वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करने के लिए सरकार ने क्या किया? ज्वाइंट वेंचर के आपको लैंड अवेलेबल करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे और आप उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, वो ज्वाइंट सेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मारुति जो गुड़गांव के अंदर है, कार बनाने वाली कंपनी जापान की, जब वो यहाँ पर आई इंडिया में, तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया और प्लांटेशन जो है वर्किंग वो जापानीज ने। धीरे धीरे जब ये ग्रो करने लगा, ये सिस्टम अच्छा चला, उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने अपना शेयर कम कर दिया और वो अब ज्यादातर शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। कोऑपरेटिव सेक्टर industries are owned and operated by the procedure of supply of raw material. कोऑपरेटिव सेक्टर कौन से? बेस्ट एग्जांपल अमूल, वीटा, मदर डेयरी, these are the example of cooperative sector industries. मिल्क कौन अवेलेबल कराता है? नॉर्मल फार्मर्स। प्रोसेसिंग कहाँ होती है? गवर्नमेंट एस्टैब्लिश प्लांट में। अमूल का या वीटा का प्लांट किसने लगाया? सरकार ने लगाया। और दूध अवेलेबल करवा रही है आम आदमी। दूध को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां कौन अवेलेबल करवा रहा है? गवर्नमेंट। ये कोऑपरेटिव है कि मिलकर लोग काम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, दूध को फैट के अकॉर्डिंग एवेलुएट किया जाता है, जिसके दूध में फैट ज्यादा होगा उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव, नॉट गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव में शेयरिंग होगी। आप गवर्नमेंट में बात कर रहे हो, डिपेंड्स। सरकार पैसा देती है ताकि आप एस्टैब्लिश कर सकें, उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे कि जो अपना दूध वीटा को सप्लाई करते हैं, उनको हेफेड की तरफ से फूड्स की या पाउडर की सप्लाई होती है कैटल्स के लिए, कैटल फीड सप्लाई करता है हेफेड, उनको कम कीमत पर सर अपने पशुओं के लिए आहार बन जाता है, जिससे कि दूध की प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज। और हेफेड क्या है? वो गवर्नमेंट प्लान। Based on bucket and weight of raw material, heavy industry and light industry. Heavy industry iron और steel, और light industry के अंदर मटेरियल प्रोड्यूस लाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है हमारे, वो लाइट इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिले, जैसे कि वूलन, सिल्क, जूट, कॉटन, शुगर। These are the example of agro based industries. First of all, cotton. एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं वन मार्कर में इनमें से किसी के भी, ऑनरशिप के बेस पे और रॉ मटेरियल के बेस पे या फिर साइज के बेस पे, इन्वेस्टमेंट के बेस पे। एग्जाम्पल दीजिए कौन कौन से इंडस्ट्रीज किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो वन मार्कर ये हो सकता है अपना। इंडस्ट्री लोकेशन पे एग्रोमेशन इकोनॉमीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वन मार्कर में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री वन मार्कर के अंदर आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ये बोर्ड एग्जाम हुए थे 2019 बैच के, तो ये 5 मार्कर में आया था। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए प्रोसेस है पूरा इसमें हमारा। सबसे पहले क्या होता है? फाइबर प्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले कपास को उगाया गया और उसके बाद कपास की स्पिनिंग हुई, धागा बनाया गया। ठीक है, धागे के बाद वीविंग निटिंग, धागे से बुनाई की गई, कपड़ा तैयार किया गया। कपड़ा तैयार करने के बाद उसको डाई किया गया। डाई करने के बाद कपड़ा तैयार हो गया, ड्रेसेस तैयार कर दी गई और वो बिकने के लिए रेडी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सारे काम जो है वो एक ही छत के नीचे हो जाते हैं।
इंडस्ट्री क्या करती है, सर कपास खरीदती है, वहीं पर उसको स्पिनिंग हो जाएगी, वहीं वीविंग हो जाएगी, वहीं कपड़ा तैयार हो जाएगा, वहीं डाई होगी और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर तैयार हो जाता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी दुनिया में वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। सेकंड नंबर पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री occupies unique position in Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. It is the only industry in the country which is self-reliant and compete in the value chain. Example for raw material to the highest value added products. Cotton textile in ancient India, cotton textile were produced with hand spinning. अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हाथ से धागे का निर्माण किया जाता था। खादी कपास को या सूत काट के और उसके बाद हाथ से ही धागा बनता था और उसी धागे का इस्तेमाल कर कपड़ा बुनने के लिए किया जाता था। लेकिन अभी मशीनों से ये काम किया जाता है। 3.5 million people are involved in cotton textile industry. It is the largest employment generating industry in the country. भारत में लगभग कितने लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं और ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली इंडस्ट्री है। In ancient India, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving. हाथ से ही धागा बनता था और उसके बाद हाथ से ही उसको बुना जाता था। आज भी गांव के अंदर दरिया बनाने का काम होता है हाथ से, हड्डी पे, और इसी तरह से पहले कपड़ा बुना जाता था। After 18th century, 18वीं शताब्दी के बाद पावर लूम्स आए जो बिजली से चलते थे और अब हाथ की बजाय काम जो है वो मशीनों से होने लगा। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made clothes from England. हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडमेड इंडस्ट्री थी, राजा महाराजा जो है वो हाथ से बने हुए कपड़े पहनते थे, या मार्केट के अंदर भी हाथ से बनी हुई चीजें, हाथ से बना हुआ कपड़ा मिलता था, उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, डिजाइनिंग यूनिक होती थी, क्योंकि जब हाथ से चीज बनेगी तो एक का डिजाइन दूसरे से अलग होगा। जब पावर लूम्स में बनेगी तो जो डिजाइन हमने कंप्यूटर में फिट कर दिया उसी डिजाइन से हमारा सारा कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या था, जो हाथ से चीज बनती थी वो यूनिक होती थी, महंगी होती थी, बनाने में टाइम लगता था, और जब जो चीजें मशीन से बनती थी, कपड़ा जब मशीन से बनने लगा तो वो सस्ता होता था और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती थी, ज्यादा होती थी, ज्यादा दिन चलता था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई, क्योंकि मशीन से चीजें बनने लगी थी, मशीन से कपड़ा बुनने लगा था। यस, आपको 8th क्लास का याद होगा, 8th क्लास में हमने पढ़ा था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है, उस बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स था, उसमें अपने विदेशी कपड़े जो है वो जला दिए थे क्योंकि वो बाहर जाते थे। ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। यहाँ के कपड़े की वर्ल्ड मार्केट में डिमांड थी। हमारे यहाँ जो मसलिन बनता था, कॉटन और जो सिल्क बनता था, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के कॉटन को वो पहले खरीद लेते थे, कपास को, रॉ मटेरियल को वो खरीद लेते थे और उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। वहाँ की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता था सस्ते दामों पर, और हमें हमारे लिए जो हमारे वर्कर्स हाथ से बनाते थे उनके लिए रॉ मटेरियल सस्ता ही नहीं था, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं बचा। दूसरा, जो कई संपन्न थे वीवर्स, उन्होंने जब बाहर से कपास मंगवाया, धागा मंगवाया, तो उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज्यादा लगा दी कि उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में याद होगा कि फेलियर के कारण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक कारण ये भी हमने पढ़ा था कि हाथ से जो चीजें बनती थी वो महंगी होती थी और बनने में टाइम लगता था, जबकि जो मशीन से बना हुआ कपड़ा था वो सस्ता था और इजीली अवेलेबल था। इसीलिए धीरे धीरे जो है लोग फिर से मशीनी यूज के ऊपर आ गए। The first successful, मार्क कीजिए इसे, अंडरलाइन इट, the first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. भारत में पहली कपास इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश हुई 1854 में, कहाँ पर हुई थी, मुंबई। मुंबई is known as capital of cotton clothes. मुंबई को सूती
टाइम पे इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। एज अ रिजल्ट कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेवर किया बिल्कुल लास्ट में आके। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो उन्होंने क्या किया था, हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री को बिल्कुल ठप कर दिया था और यहाँ से रॉ मटेरियल। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw material, yes, ये 3 mark का क्वेश्चन है। Why most of the textile industry is located in Gujarat and Maharashtra? मार्क कर लीजिए तो 3 marks. Why cotton textile industry is located in महाराष्ट्र एंड गुजरात? पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्लैक सॉइल है तो कपास की पैदावार यहाँ पर ज्यादा होती है। दूसरा, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, चीप लेबर अवेलेबल है, जिस फील्ड में जिस एरिया में जो काम होता है उसकी लेबर वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। तीसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन, कॉटन इंडस्ट्री के लिए ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट की जरूरत होती है और वहां पर ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है सारा साल, इसीलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, most of the cotton textile industries are located in Gujarat and Maharashtra. This industry has close link with agriculture and provide a living to farmers. क्योंकि ये इंडस्ट्री डायरेक्ट लिंक है विद द फार्मर्स, किसानों से कपास खरीदी और फिर उसकी प्रोसेसिंग करके धागा बनाते हैं। दूसरा, हम धागा एक्सपोर्ट करते हैं और गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरिया में है और वहां से आसानी से पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। This industry has close link with agriculture and provides a living to farmers. Cotton and wool workers engage in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. The industry